हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कौन कौन से फेजेस थे जिसमें कॉलोनियल इकोनॉमिक एक्सपांशन हुई। तो वन बाय वन देखते हैं क्या रीजंस थे, कौन कौन से फेजेस थे। सबसे पहले आता है फेज ऑफ मर्केंटिलिज्म। अगेन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, पूरा एक वेल एस्टेब्लिश्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। सॉरी, मर्केंटिलिज्म की जब बात आती है तो यहाँ पे बात हो रही है प्रॉफिट ट्रेडिंग की। ऐसा ट्रेड जिसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों चीज़ें हो रही है। इंपोर्ट मतलब हम किसी से खरीद रहे हैं चीज़ों को, एक्सपोर्ट मतलब जहाँ पे हम बेच रहे हैं। पर हमने तो देख लिया है बैलेंस ऑफ पेमेंट अपना ठप हो चुका है, मतलब हम बस खरीदे जा रहे हैं, पैसा है नहीं अपने उतना अपने पास, नेगेटिव में जा रहा है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो मर्केंटिलिज्म का यहाँ पे मीनिंग है कि हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट ट्रेडिंग कर रहे हैं। हम में यहाँ पे कौन है इस टाइम पे, ब्रिटिशर्स हैं। ऑफकोर्स ब्रिटिशर्स ही आएंगे, तो वो आप ध्यान में रखोगे। टाइमलाइन अगर देखोगे तो 1757 टू 1813 का है, यानी कि अभी ब्रिटिशर्स सिर्फ एज अ कंपनी आए हुए हैं और चाहते हैं कि हमारा बस प्रॉफिट हो। दूसरा जो फेज आएगा दैट इज़ अबाउट द इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। ठीक है, इंडस्ट्री से इंडिया के अंदर कौन सी, कॉटेज वैली थी, लोकल इंडस्ट्रीज थी, क्राफ्टमैन थे, आर्टिसंस थे, वो सब बैठे हुए हैं। पर यहाँ पे बोला है इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, यानी कि इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से यहाँ पे पैसा जनरेट करना। तो 1813 के बाद 1858 तक, 1813 से लेके 1858 तक इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म चल रहा है। उसके बाद आता है फेज ऑफ फाइनेंशियल इम्पेरियलिज्म। अब ये जो फाइनेंशियल इम्पेरियलिज्म है, इसका मतलब है कि किसी कंट्री को ना इतना गरीब कर दो, इतना गरीब कर दो कि वो तुम्हारी हेल्प लेने लग जाए, डेट में धकेल दो उसको, उधारी में धकेल दो और वो तुम्हारी हेल्प ले जाए। तो ब्रिटिशर्स ने खुद को 1813 से लेके 1858 तक ही प्रिपेयर कर लिया था कि कैसे हम अपनी जो ऑटोनॉमी है उसको इंडिया के लोगों के ऊपर डोमिनेट करवाएंगे। तो वो चीज़ तो ऑलरेडी हो रखी है। तो यहाँ पे फेज ऑफ फाइनेंशियल इंपीरियलिज्म चलेगा 1858 ऑनवर्ड्स। जब तक अब ब्रिटिशर्स यहीं पे रहने वाले हैं तब तक ये चीज़ चलने वाली है। सबसे पहले मर्केंटिलिज्म वाला फेज देखते हैं। टाइमलाइन याद रखना 1757 टू 1813 रहेगा। अभी कमर्शियल प्रॉफिट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हैं। ये कंपनी देख रही है कि कैसे हमारा फ़ायदा हो सके, कौन सी चीज़ें इंडिया से ख़रीदें जो ब्रिटिश में जाके हमें फ़ायदा देगी। चीप फिनिश्ड गुड्स हैं और हाई रेट्स पे बेच रहे हैं जाके यूरोप के अंदर। यहीं से अडल्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, मिक्सिंग अभी से चल रही है। तो चीप बनवा रहे हैं इंडिया के अंदर चीज़ें, सस्ती बनवा रहे हैं और जाके उधर वहाँ पे बेच दे रहे हैं काफ़ी हाई दाम पे। फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है। फैक्ट्री और वेयर हाउसेज इंडिया के अंदर बनने शुरू हो गए हैं। देख लिए थे हमने पोर्तुगल्स ने कब अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करी, डच ने कब करी, ब्रिटिशर्स ने कब करी, फ्रेंच ने कब करी। हेजीमनी हो रही है यूरोपियंस की थ्रू आउट द वर्ल्ड। इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिया, ये और भी जगह पे अफ्रीकन नेशंस में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे अपनी कॉलोनीज़ बना रहे हैं। तो हेजेमनी का मतलब होता है, हेजेमनी मतलब टू बिकम अ किंग ऑफ ऑल द कंट्रीज। ठीक है, हेजेमनी मतलब एक अजीब सा ईगो होता है अपने अंदर, एक फीलिंग होती है कि हम ही डोमिनेट करें थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये हेजेमनी जो है यूरोपियंस की यहाँ पे अभी काफ़ी इमर्ज कर रही थी। कलेक्टिव मोनोपोली इन प्राइवेट ट्रेड। प्राइवेट ट्रेड यानी कि कोई भी गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिलती। तो यहाँ पे कलेक्टिव मोनोपोली देखने को मिल रही है, पर मोनोपोली किसकी है, सिर्फ यूरोपियंस की है। तो ये था मर्केंटिलिज्म। मर्केंटिलिज्म मतलब प्रॉफिट ट्रेडिंग, कमर्शियलाइज कर रहे हैं हर चीज़ को। दूसरा फेज आएगा इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म यानी कि इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से पैसे जनरेट करना। तो 1813 से लेके 1858 तक का टाइम पीरियड रहेगा। ये एक नए तरह का इंपीरियलिज्म था। बहुत सारी क्रांतियाँ चल रही हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, स्पेशली इन द इंग्लैंड। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब वहाँ पे टेक्नोलॉजी काफ़ी इमर्ज कर रही है, क्योंकि इनको देखो रॉ मटेरियल इनके पास था भी नहीं, पर रॉ मटेरियल के लिए उन्होंने अपनी कॉलोनी जो थी वो इंडिया के अंदर बना दी थी ऑलरेडी। तो यहाँ से ये क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल उठा रहे हैं इंडिया से और जाके उसको इंग्लैंड में लेके जा रहे हैं, वहाँ पे अपनी टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश कर रहे हैं और उसे कपड़ा बना रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कॉटन गई इंडिया से, जूट गए हैं इंडिया से, तो उनके जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उसकी टेक्नोलॉजी इन्होंने सेटअप करी जाके ब्रिटिश में, इंडिया में नहीं करी, क्योंकि उनको पता था कि कभी ना कभी जो है इंडिया ने आज़ाद तो होना ही है। ठीक है, लोगों के अंदर रिवाइवलिज्म तो आएगा ही, रिफॉर्मिज्म तो आएगा ही। तो हमें क्या करना है, जो टेक्नोलॉजी है वो ब्रिटिश में ही एस्टेब्लिश करनी है। तभी तो इन्होंने रेलवेज़ बनाए। ये इसमें भी अपने ही इंपीरियल इंटरेस्ट पे चले थे, हमारे लिए नहीं बनाए। कहीं बोलते हैं पॉजिटिव नोट पे, बट स्टिल यू कैन सी द इंपीरियल इंटरेस्ट हेयर। जो फॉरेन ट्रेड था ये अब बैकबोन बन चुका था इकोनॉमी का। ठीक है, इकोनॉमी इसी के बेसिस पे चल रही है।
सारा का सारा रॉ मटेरियल इंडिया से जा रहा है और मैन्युफैक्चरिंग उसकी हो रही है जाके ब्रिटेन में, और फिर जो प्रोडक्ट वहाँ पे बन रहा है वो इंडिया में ले आ रहे हैं, और इंडिया के अंदर जो ब्रिटिशर बैठे हैं वो इंडिया के ही पैसे से उस चीज़ को खरीद रहे हैं। और यहाँ पे एक प्रिंसिपल लग चुका था, लेस इज़ फेयर। लेस इज़ फेयर का मतलब होता है ऐसा इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, नो रोल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन कहीं ना कहीं आपको शो कर रहा है। तो ये दूसरा फेज था फ्रॉम ईयर 1813 टू 1858। फिर आता है फेज ऑफ फाइनेंशियल इंपीरियलिज्म, यानी कि एक कंट्री को इतना पुअर बना दिया, फिर बाद में उसी कंट्री को आप उधार दे रहे हो, उन्हीं के पैसों का यूज़ करके आपने उनको पुअर बनाया, अब उनको ही उधार दे रहे हो। तो एक फाइनेंशियल इंपीरियलिज्म, एक फाइनेंशियल सुपीरियरिटी जो है किसी ने यहाँ पे जनरेट कर दी। इसका टाइमलाइन अगर देखोगे तो अब 1858 1857 का जो रिवोल्ट है वो हो चुका है, उसके बाद से ये चीज़ फाइनेंशियल इंपीरियलिज्म वाली इमर्ज करती है। अब यहाँ पे इंडिया का जो ट्रेड हुआ करता था, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल आ चुका है वो किसका है, ब्रिटिशर्स का है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, पर किस बेसिस पे, इंपीरियल इंटरेस्ट थे जिससे ब्रिटिशर्स का फ़ायदा होने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर्स ब्रिटिश कैपिटलिस्ट को ही दिए जा रहे हैं, ठीक है। कोई भी अगर टिम्बर एक्सट्रैक्ट करना है फॉरेस्ट से तो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स को अब कॉन्ट्रैक्ट बना के दे दिए जा रहे हैं। बैंक वगैरह जैसी फैसिलिटी इमर्ज कर चुकी हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जैसी एजेंसीज जो है फॉर्म हो चुकी हैं। तो ये 3 फेजेस हमने देखे जिससे इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने अपना इकोनॉमिक एक्सपांशन किया। पहले हमने देखा डिटेरियोरेट कैसे किया था, अब हमने देखा एक्सपांशन कैसे किया। अब सोर्स भी देख लेते हैं कंपनी के इनकम के कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आता है कमर्शियल प्रॉफिट, जो ट्रेड हो रहा है ना, मतलब चीज़ें बाहर बेची जा रही हैं और सस्ते में ख़रीदी जा रही हैं, तो एक तो कमर्शियल प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा आपको। दूसरा टेरिटोरियल रेवेन्यू, हर टेरिटरी में कौन आ चुके हैं, ब्रिटिशर्स आ चुके हैं, ठीक है। ब्रिटिशर्स कैसे आए थे, कईयों को यहाँ पे जहाँ पे आर्मी से ये कंट्रोल नहीं कर पाए वहाँ पे इन्होंने रिश्वतें खिला दी, जो मंत्रीगण हुआ करते थे सारे उनको, तो लैंड रेवेन्यू आ रहा है यहाँ से, ठीक है। टैक्स वसूली हो रही है, और भी बहुत सारे टैक्सेस जो थे वो इम्पोज कर दिए थे डिफरेंट टेरिटरीज़ के ऊपर। तो 2 जगह से यहाँ पे इनकम आ रही है कंपनी को, कहाँ कहाँ से, कमर्शियल प्रॉफिट और दूसरा टेरिटोरियल रेवेन्यू। अब एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ देखते हैं ब्रिटिशर्स के टाइम पे कि एग्रीकल्चर से कैसे इनकम जनरेट कर रहे हैं ब्रिटिशर। तो सबसे पहले आता है लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। अभी डिटेल में देखेंगे पर शॉर्टकट में देखो, पहले 1 बाय 1 देखना पड़ेगा हमें कि कौन उस टाइम पे गवर्नर जनरल बैठा हुआ है, किसने ये पॉलिसी लाई। पर एक आइडिया होना चाहिए आपको कि परमानेंट सेटलमेंट क्या थी। परमानेंट सेटलमेंट कुछ नहीं थी। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब है यहाँ पे, ये देखो, दिस इज योर परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट में 3 लोग थे, एक थे ब्रिटिशर, उनके अंडर थे ज़मींदार या मनी लेंडर, और इनके अंडर थे पीजेंट। यहाँ पे ब्रिटिशर बोलेगा ज़मींदार या मनी लेंडर्स को कि जाओ टैक्स लो, किससे, पीजेंट से। ये थी परमानेंट सेटलमेंट आपकी। उसके बाद थी दूसरी रैयतवाड़ी सेटलमेंट। रैयतवाड़ी सेटलमेंट में रैयत का मतलब होता है पीजेंट्स। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक हैं ब्रिटिशर, दूसरे हैं पीजेंट्स। पीजेंट्स को यहाँ पे रैयत भी बोला जाता है। यहाँ पे ब्रिटिशर डायरेक्ट कहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, पीजेंट से। और जो तीसरा सिस्टम है आपका महलवारी। महलवारी सेटलमेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अब क्या है, एक है ब्रिटिशर्स और यहाँ पे हैं पीजेंट्स, प्लस यहाँ पे है एक चीज़ और, दैट इज़ ऑटोनॉमी। यहाँ पे ब्रिटिशर पैसा तो पीजेंट से ही डायरेक्टली वसूल कर रहे हैं, पर जो ऑटोनॉमी है वो विलेजर्स को ही रखी जा रही है कि जो आपका राज है वो तो आपका ही चलेगा, हम आपसे क्यों पैसे ले रहे हैं, ताकि आपको हम प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये 3 सेटलमेंट्स थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। 1 वॉज परमानेंट सेटलमेंट, सेकेंड इज रैयतवाड़ी, थर्ड है महलवारी। परमानेंट में कौन है, ब्रिटिशर है, उनके अंडर ज़मींदार, देन मनी लेंडर, और उधर हैं पीजेंट्स। पहले ब्रिटिशर्स ज़मींदारों को बोलेंगे कि जाओ टैक्स वसूलो, और वो बोलेंगे पीजेंट को कि टैक्स दो। लंबी चेन है। रैयत में कौन कौन है, सिर्फ 2 लोग हैं, ब्रिटिश और पीजेंट्स। पर यहाँ पे कंट्रोल किसका है, ब्रिटिशर्स का है। पीजेंट से डायरेक्टली ये टैक्स ले रहे हैं, जो ज़मींदार है उनका कोई रोल नहीं है। एंड तीसरा सिस्टम है महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम में ये क्या कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स हैं, पीजेंट्स हैं, पर ऑटोनॉमी किसकी रहेगी, विलेजर्स की ही रहेगी। बस आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, बिकॉज हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। तो ये चीज़ें आ जाएंगी आपके लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स के अंदर। और दूसरा कहाँ से आ रहा है, एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ में क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हम देख चुके।
इंडिगो ज़बरदस्ती उगवाया जा रहा है पबना वाले रीजन में, आज के बांग्लादेश में और वैसे बंगाल में आ जाएगा, वहाँ पे जूट बहुत एक्सटेंसिवली ग्रो करवाई जा रही है, कॉटन आ जाएगा, टी, ओपियम, सिल्क, इन सब की प्लांटेशन से एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा बेनिफिट अटेन किया जा रहा है। इफ़ेक्ट क्या क्या रहे इस एग्रीकल्चर में जो पॉलिसीज़ चेंज करी और जो प्लांटेशन करवाई चीज़ों की, उसके इफ़ेक्ट क्या क्या रहे? तो ब्रिटिशर्स का तो खूब फ़ायदा हुआ, पर इम्पावरिशमेंट होगी पीसेंट्स की। जो यहाँ पे रैयत्स थे इनका लॉस हुआ। पावर मतलब पॉवर्टी की तरफ धकेल दिए गए, पुअरनेस की तरफ धकेल दिए गए। अब देखो, आपने देखा होगा कि रैयतवाड़ी जब हमने पढ़ा और महलवाड़ी जब हमने देखा, तो उन दोनों में ही ज़मींदार का कहीं ना कहीं कोई रोल नहीं बचा हुआ था। तो इसकी वजह से एक नए टाइप का लैंडलॉर्डिज्म जो था वो इमर्ज हुआ, और जो पुराने वाले ज़मींदार थे वो ख़त्म ही हो गए, उनका कोई कंट्रोल ही नहीं बचा। और एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुई, क्योंकि अगर ऊपर क्रॉप्स देखें तो कौन कौन सी हैं, ऐसी क्रॉप हैं जिनसे कोई ना कोई चीज़ आगे बनती है और वो काफ़ी हाई दाम पे बिकेगी। जैसे कॉटन एग्जांपल ले लो, कॉटन तो रॉ मटेरियल है, पर जब आप इसको इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लेके जाओगे तो आपके पास कपड़ा निकल के आएगा, कपड़ा और महंगा बिकने वाला था। सेम इज़ हैपनिंग विद जूट, चाय का वही कॉन्सेप्ट, ओपीएम आ रहा है, सिल्क आ रही है, तो सारी क्या कर रहे हैं, हम एक फाइनल गुड प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपने एक चीज़ नहीं पढ़ी, ना तो आपने कोई राइस पढ़ा, ना कोई वीट गेहूँ है, ना ही मेज़ है, कुछ नहीं बच रहा है। तो डिटेरियोरेशन हो रही है किस चीज़ की, एग्रीकल्चर की, ठीक है, एक्सप्लॉइट कर दिया जा रहा है उसको, जिस वजह से बहुत ज़्यादा फेमीन एंड पॉवर्टी आपको देखने को मिलेगी, भूखमरी आई और गरीबी आई हमारे इंडिया के अंदर। अभी हमने 3 सेटलमेंट्स पढ़ी, दैट इज़ परमानेंट, रैयतवाड़ी एंड महलवाड़ी। तो इस मैप के अंदर जहाँ पे भी डॉट डॉट लगाए हुए हैं, जैसे कि ये 3 जगह, ये देखो, यहाँ पे वेस्ट बंगाल, यहाँ बिहार, उड़ीसा और ये वाराणसी, तो इन एरियाज़ में और नॉर्थ कर्नाटका वाले एरिया में आप देखोगे परमानेंट सेटलमेंट्स हैं। परमानेंट सेटलमेंट मतलब 3 लोग हैं, ब्रिटिश हैं, उनके अंडर ज़मींदार या मनी लैंडर हैं, और उनके अंडर पीजेंट्स हैं। दूसरा जहाँ पे स्टार लगा हुआ है, दैट रिप्रेजेंट द रैयतवाड़ी, जहाँ पे कौन है, 2 लोग हैं सिर्फ, ब्रिटिश और पीजेंट। तो बॉम्बे वाला एरिया आ जाएगा, असम वाला एरिया आ जाएगा, यहाँ पे रैयतवाड़ी सिस्टम आपको मिलेगा। एंड तीसरा है जहाँ पे रेक्टेंगल सा बनाया हुआ है, महलवाड़ी सिस्टम, पंजाब, गंगेटिक प्लेन्स और कुछ सेंट्रल इंडिया के पार्ट्स आ जाएंगे इसमें। तो इस मैप को आप ड्रॉ कर लेना अपने पास, आपको एक आइडिया रहेगा कि कौन सी सेटलमेंट कहाँ पे हुआ करती थी। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ और देख ली कि नए तरीके का लैंडलॉर्डिज्म जो है वो इमर्ज कर रहा है, और पुराने जो ज़मींदार हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। महलवाड़ी और रैयतवाड़ी में तो कोई रोल ही नहीं है ना ज़मींदार का। तो अब ब्रिटिशर्स देख रहे हैं कि अगर ज़मींदार को हम हटा देंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। 1 बाय 1 हमें देखनी है कि परमानेंट सेटलमेंट। नाउ ये जो टॉपिक आएगा सेटलमेंट वाला आपका, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफ़ी सारी फैक्चुअल चीज़ें हैं, ऑल दो मेन से तो इम्पॉर्टेंट है ही आपके लिए, सीधी सेटलमेंट्स, स्पेशली जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे अभी भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।